स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 13 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने सहेली समन्वय नाम की एक योजना शुरू की है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए सहेली समन्वय योजना की घोषणा की है। दिल्ली की जो सरकार है महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू की है। तो किस लिए इस योजना को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा? इसलिए शुरू किया गया है कि जिससे इस योजना के थ्रू महिलाओं को रोजगार दिया जा सके। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे दोस्तों, जो महिलाओं को गाइड करने का काम करेंगे। अब दोस्तों, ये जो समन्वय योजना सहेली समन्वय योजना है, इसे दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। तो दिल्ली के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी लोगों को पता होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उपराज्यपाल की बात करूं तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। दिल्ली से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है? तो दिल्ली के प्रथम महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान है। अब दोस्तों, यहाँ पर योजना का बात हुआ है, तो ऐसे कुछ योजना के नाम मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया गया। तो इस योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, तो आप लोग याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अभी हाल ही में कीवी मिशन योजना को शुरू किया गया है, तो इस योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। तो कीवी मिशन योजना कहाँ की योजना है? उत्तराखंड की योजना है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना को कहाँ की सरकार ने अभी लॉन्च की है? तो जो दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना है, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख टैक्स अभी हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। तो टाइम सेटलमेंट योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्हें 2021 वर्ष के लिए दोबारा संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवी ली, जो कि नॉर्वे देश के थे। तो आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के रूप में ट्रिगवी ली नॉर्वे को नियुक्त किया गया था। अगर पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सभी लोगों को पता है कि यूएनओ के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं यानी कि महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले महासचिव ट्रिगवी ली जो कि नॉर्वे देश के थे। वर्तमान समय में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश भारत कब बना था? तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तभी से ही भारत यूएनओ का सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में 193 सदस्य देश है। अगर पूछ लिया जाए सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ था, तो सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान देश शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को दोबारा बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष। तो ऐसे अभी हाल ही में कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, संजय वात्सायन को डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है एनडीए का। अगर बात करें प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया जाए पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को लगभग 12.6% आंका है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी ने अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 12.6% तक पहुंचने का अनुमान लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो जीडीपी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जीडीपी का पूरा नाम सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अगर जीडीपी को परिभाषित करना हो तो कैसे बता सकते हैं? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को ही क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ ओईसीडी का। तो ओईसीडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हिंदी में इसे बोलते हैं आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इंग्लिश में बात करूँ तो ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में और सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान समय में ओईसीडी के जोसे एंजल गुर्रिया। कौन है? ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल हैं जोसे एंजल गुर्रिया। और स्थापना पूछ लिया जाए आप लोगों को, ओईसीडी की स्थापना कब हुई थी? तो ओईसीडी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, ओईसीडी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का कौन सा स्थापनावां दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी, जो अभी हाल ही में मनाया गया है। सीआईएसएफ का मूल उद्देश्य क्या है? तो सीआईएसएफ का मूल उद्देश्य देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों को बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। और यह सैन्य बल किसके अंतर्गत आता है? तो यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। तो आप लोगों को पता होगा कि 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना स्थापनावां दिवस मनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है
कि देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों को बेहतर संरक्षण और सुरक्षा मुहैया कराना। अभी आप लोगों को मैं कुछ और स्थापना दिवस के बारे में बता देना चाहता हूं जो आप लोग याद रखिएगा। जैसे अभी हाल भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस पूछा जाए तो भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 का मेजबानी करेगा? तो अभी हाल ही में गोवा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो कि AFC चैंपियन लीग 2021 की मेजबानी करेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ AFC, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए AFC है क्या। तो AFC का पूरा नाम है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो AFC का पूरा नाम क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में है। अध्यक्ष वर्तमान समय में AFC के अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। महासचिव की बात करूं तो महासचिव हैं बिडम्बसर जॉन। और मोटो कौन है? यानी कि ये जो AFC है इसका मोटो क्या है? तो AFC का मोटो है 1 एशिया 1 गोल। 1 एशिया 1 गोल इसका मोटो है। ठीक, तो आप लोग याद रखना AFC जिसका पूरा नाम है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो AFC चैंपियंस लीग 2021 का मेजबानी करने वाला भारतीय राज्य है गोवा, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब गोवा मेजबानी करेगा AFC चैंपियंस लीग का, तो गोवा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता जी। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ गोवा की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल 1 सीटें हैं और विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये जो AFC चैंपियंस लीग है ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूँ। जैसे फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन कौन करता है? तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा कराता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है उसका नाम है DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है।
तो ये जो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन होने वाला है, ये राजस्थान के जयपुर शहर में होने वाला है दोस्तों। तो अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में 10 से 21 मार्च तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 10 मार्च 2021 को इस मेले का उद्घाटन किया है। तो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले है, इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों की ग्रामीण महिला उत्पादों की बिक्री के लिए उपयुक्त मंच प्रदान किया जाएगा और इस मेले के आयोजन से ग्रामीण महिला उत्पादकों की कला को प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को भारत में जो कुछ और मेले होते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 के 39वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? त्रिपुरा के अगरतला में किया गया था। तो विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को कोनोरे हम्पू ने जीत लिया है। कौन जीत लिया? कोनोरू हम्पी ने जीत लिया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स को कोनोरू हम्पी ने जीत लिया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके और भारत में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को सामने लाया जा सके। ये जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है कोनोरू हम्पू को, और शुरू क्यों किया गया था इसके बारे में भी मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। इस पुरस्कार को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत इसलिए की गई थी, 2019 में किया गया था और इसलिए किया गया था कि ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके और भारत में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाले चुनौतियों और मुद्दों को सामने लाया जा सके। और 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोनोरू हम्पी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों मैं कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के नाम बता देता हूं आप लोगों को जो आने वाले एग्जाम के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन जी। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पिरूज खम्बट्टा जी। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज जिसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का जो सम्मान मिला है इसे दिया गया है महामदो इस्सौफू को। किसे दिया गया है? महामदो इस्सौफू को दिया गया है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्सौफू ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज को जीत लिया है। जो नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं महामदो इस्सौफू ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज को जीता है जिसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और अवार्ड्स के नाम बता दे रहा हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2021 का जो न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड था इससे सम्मानित किया गया था सैरागुल सौतबे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान किसे मिला है? तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण जी ने जीता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक लॉन्च हुई है। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो अभी हाल ही में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। कौन है? इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम है अमिताव घोष। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है जंगलनामा। तो अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? जंगलनामा। अगर शशि थरूर जी की बात करूं तो शशि थरूर जी ने द इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को लिखा है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।